सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आने वाली 20 से 25 मिनट आपको एग्जाम में 3 से 4 नंबर पक्के करा सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में हुए एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। कौन कौन से टॉपिक थे? पड़ोसी देश से क्वेश्चन पूछे गए, प्लेटू यानी पठार से, आइलैंड से पूछे गए, ट्राइब से पूछे गए और डैम से क्वेश्चन पूछे गए। है ना? लगभग लगभग किसी शिफ्ट में एक भी नहीं था, किसी में दो थे, किसी में एक थे। मतलब हर एक शिफ्ट में नहीं कह सकते, लेकिन जितनी भी शिफ्ट हुई उसमें लगभग लगभग एक दो शिफ्टों को छोड़कर हर एक शिफ्ट में इन चीजों से क्वेश्चन पूछे गए। क्लियर है? अगर पड़ोसी देश से पूछ लिए तो मान लीजिए प्लेटू से नहीं पूछे, आइलैंड से नहीं पूछे, ट्राइब से पूछ लिए। है ना? इस तरीके का एक एक दो दो चैप्टर का कंबाइनेशन लिया गया। आज हम इस क्लास में सारे के सारे इन चैप्टरों को कवर करेंगे, चाहे वो जनजाति हो, बांध हो, द्वीप हो, पठार हो, पड़ोसी देश हो। केवल आपको शांति से बैठकर इस वीडियो को अच्छे से सुनता जाना है। कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, बस केवल आपको सुनना है, याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। स्टार्ट करते हैं चीजों को पढ़ना। सबसे पहले मैं बात करूं भारत को लेकर, तो सेंसस 2011 के आधार पर भारत की जो पॉपुलेशन है, सेंसस 2011 के आधार पर वो है 121 करोड़। 121 करोड़ पॉपुलेशन के साथ भारत पूरे विश्व का 17.5% घिरे हुए है और सेकंड पोजीशन पर आता है पॉपुलेशन के आधार पर। क्लियर है? इसके अलावा भारत का जो एरिया है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर और इसी के साथ इंडिया 7th पोजीशन पर आता है पूरे विश्व में एरिया के आधार पर, और पूरे विश्व का 2.4% एरिया घिरे हुए है पॉपुलेशन एरिया के आधार पर। है ना? एरिया के आधार पर। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े। अगर मैं बात करूं किसको लेकर, ये मैंने आपको यहां पर लिख दिया है सारा का सारा पार्ट, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अब मैं बात करूं भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के साथ 7 ऐसे देश हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। सबसे पहला पाकिस्तान, उसके बाद ये अफगानिस्तान, उसके बाद ये वाली जो बाउंड्री ये है चाइना की, ये है नेपाल, ये है भूटान, ये है बांग्लादेश और ये है म्यांमार। यानी कुल 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ बाउंड्री बनाते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, अगर हम एक एक को लेकर बात करें कि कौन कौन सा हमारे पास कैसे कैसे बाउंड्री बनाता है, उन चीजों को समझना स्टार्ट करें तो आप एक एक चीज समझ पाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले पाकिस्तान को लेकर, तो पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बाउंड्री बनाते हैं। यानी 3 स्टेट और 2 यूटी बाउंड्री बनाते हैं और टोटल बाउंड्री जो है वो 23 किलोमीटर लगती है पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट जो देश आता है हमारे पास वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत का केवल एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बाउंड्री बनाता है और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर बाउंड्री लगती है और सबसे कम इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो भारत अफगानिस्तान के साथ ही बनाता है। नेक्स्ट आता है देश जो हमारे पास है, इसका नाम है चाइना। अगर मैं चाइना को लेकर बात करूं तो चाइना के साथ सबसे पहले आता है लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, है ना, उसके बाद उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये जो है किसके साथ बाउंड्री बनाते हैं? चाइना के साथ बाउंड्री बनाते हैं। और चाइना के साथ जो बाउंड्री लगती है वो कितनी है? वो है हमारे पास 3488 किलोमीटर। कितनी है? 3488 किलोमीटर लगती है। और अरुणाचल प्रदेश वाली जो बाउंड्री है जो चाइना के साथ लगती है, इसे कहते हैं मैकमोहन लाइन। क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला, ये है म्यांमार। म्यांमार के साथ कौन कौन बनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये किसके साथ बनाते हैं? म्यांमार के साथ बाउंड्री बनाते हैं और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर बाउंड्री लगती है भारत की। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेपाल के साथ। नेपाल के साथ उत्तराखंड बनाता है, उत्तर प्रदेश बनाता है, बिहार बनाता है, वेस्ट बंगाल बनाता है और सिक्किम बनाता है। ये नेपाल के साथ बाउंड्री बनाते हैं और नेपाल के साथ जो है भारत की 1751 किलोमीटर बाउंड्री लगती है। 1751 किलोमीटर बाउंड्री लगती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा? वो है हमारे पास भूटान। भूटान के साथ एक तो सिक्किम बनाता है, एक बनाता है वेस्ट बंगाल, एक बनाता है असम और एक बनाता है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। ये बाउंड्री बनाने का काम करते हैं और भूटान के साथ बाउंड्री जो है वो 699 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 699 किलोमीटर लगती है। नेक्स्ट आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, असम, है ना, वेस्ट बंगाल है, असम है, इसके अलावा मेघालय है, इसके अलावा ये हमारे पास है त्रिपुरा और ये है मिजोरम। तो ये सभी के सभी किसके साथ बाउंड्री बनाते हैं? तो आपके ये सभी के सभी बांग्लादेश के साथ बनाते हैं। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर बाउंड्री लगती है और भारत की सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश के साथ ही लगती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं भारत की लैंड बाउंड्री को लेकर, तो भारत की जो लैंड बाउंड्री है वो है 15200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री। भारत की मेन लैंड की जो कोस्टल बाउंड्री है वो है हमारे पास कितनी? वो है हमारे पास
6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर है मेनलैंड की जो कोस्टल बाउंड्री है, मुख्य भूमि की जो कोस्टल बाउंड्री है वो है 6100 किलोमीटर। अगर मैं आइलैंड को भी काउंट कर लूं तो मेनलैंड और आइलैंड के साथ जो भारत की कोस्टल बाउंड्री है वो है 75 किलोमीटर। ठीक है, और भारत की जो टोटल बाउंड्री वो है 22,716.6 किलोमीटर। अब आप कहोगे कोस्टल बाउंड्री भारत की बदल गई है, एनसीईआरटी ने अभी अपडेट नहीं दिया है। तो जब तक एनसीईआरटी अपडेट नहीं देगी हमें वही पढ़ना होगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 है, जबकि ईस्ट से वेस्ट जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। क्लियर है? इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, कमेंट करते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे इस चैनल को बिल्कुल ही फ्रीली छोड़ सकते हैं, उनके लिए कोई भी कंटेंट ना अब ना आने वाले समय में बाइलिंगुअल रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, अगर मैं बात करूं इंडिया के पॉइंट्स को लेकर, तो इंडिया का सबसे वेस्टर्न जो पॉइंट है इसका नाम है गोर माता, जो कि गुजरात का है। ठीक है ना? इंडिया का सबसे नदन पॉइंट जो है वो है इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख का है। ठीक है, इंडिया का सबसे ईस्टर्न पॉइंट जो ये है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। इंडिया की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो इसका नाम है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु का है। क्लियर है? और इंडिया के सबसे पूरे इंडिया के मुख्य भूमि को भी काउंट करके सबसे दक्षिणतम पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट जो है ये ग्रेट निकोबार में है। कहां पर है? अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में है। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, अगर मैं बात करूं गुजरात का जो कच्छ जिला है ये भारत का एरिया में सबसे बड़ा जिला है। भारत का एरिया में सबसे छोटा जिला माहे है, जो कि पांडुचेरी का है। इंडिया का पॉपुलेशन में सबसे बड़ा जिला ठाणे महाराष्ट्र का है, जबकि इंडिया का सबसे छोटा जिला पॉपुलेशन में वो दिहांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का है। किसका? अरुणाचल प्रदेश का दिहांग घाटी है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं डैम्स को लेकर। अब मेरे साथ थोड़ा सा डैम्स को समझेंगे। जैसे मैं डैम्स को लेकर बात करूं, ये जो रिवर आपको दिख रही है इसका नाम है झेलम नदी। इस झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में तुलबुल, उरी और किशनगंगा परियोजनाएं हैं। तुलबुल, उरी और किशनगंगा जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। ठीक है ना? और यही जम्मू कश्मीर है, यहां से होकर चिनाब नदी बहती है, और इसी चिनाब नदी पर सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती 3 परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी? बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल। ये कहां पर है? ये चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे तो आगे की ओर हमें दिखेंगे नेक्स्ट डैम। जैसे ये आपको दिखेगी, ये वाली जो नदी है इसका नाम है रावी नदी, है ना? रावी नदी। रावी नदी पर ये वाला जो जगह है इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर एक तो डैम है जिसका नाम है चमेली डैम। ठीक है, इसके अलावा यह है व्यास नदी। व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में एक डैम है जिसका नाम है पोंग डैम, है ना? यह है सतलज रिवर। सतलज रिवर पर हिमाचल प्रदेश में एक डैम है जिसका नाम है भाखड़ा नंगल डैम। और भाखड़ा नंगल डैम भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम का एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो ये हुए। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, ये आपको दिखेगा पंजाब वाला पार्ट। पंजाब में ये जो रिवर जा रही है इसका नाम है रावी नदी, और रावी नदी पर पंजाब में एक डैम है जिसका नाम है थीन बांध। कहां पर? थीन बांध पंजाब में रावी नदी पर है। ये है हमारे पास व्यास और ये है सतलज। इन दोनों के संगम पर हरि के बैराज है, जहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। और हरि के बैराज भी कहां पर है? पंजाब में ही हरि के बैराज। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, अच्छा, इसके अलावा भागीरथी और भीलंगाना 2 नदियां उत्तराखंड में मिलती हैं, और इनके मिलने पर एक डैम बना है यहां पर, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है हमारे पास टिहरी डैम। और टिहरी डैम जो भागीरथी और भीलंगाना नदियों के संगम पर उत्तराखंड में, ये भारत का सबसे ऊंचे डैम का एग्जाम्पल है। क्या? भारत के सबसे ऊंचे डैम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। यह है मेरे पास नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी पर हमारे पास सबसे पहले नर्मदा नदी पर एक 3 डैम है मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर, महेश्वर और इंदिरा सागर। नर्मदा पर 3 डैम ओंकारेश्वर, महेश्वर और इंदिरा सागर है, जो कि नर्मदा पर है ना? और एमपी में है। नर्मदा पर ही गुजरात में एक डैम है जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम, और इसी के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया गया था। क्लियर है? इसके बाद ये जो रिवर आती है इसका नाम है सोन नदी। और सोन नदी जो है इस सोन की सहायक रिवर है जिसका नाम है रिहंद रिवर। और इसी रिहंद नदी पर एक डैम है यूपी के सोनभद्र में जिसका नाम है रिहंद डैम। क्या नाम है? रिहंद डैम है। ये यूपी में है, सोन की सहायक नदी रिहंद पर। उसके बाद आती है ये वाली रिवर, इसका नाम है हमारे पास चंबल नदी। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में 2 डैम है। कौन कौन से? एक का नाम है गांधी सागर, एक का नाम है जवाहर सागर, है ना? एक का नाम है गांधी सागर, एक का नाम है जवाहर सागर। और इसी पर राजस्थान में एक डैम है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर डैम। कौन सा? राणा प्रताप सागर डैम है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, अगला आता है हमारे पास ये रहे। अगर मैं बात करूं, देखिएगा ये जो नदी बह रही है ये वाली, इसका नाम है महानदी, है ना? महानदी है। इस महानदी पर उड़ीसा में एक डैम है जिसका नाम है हीराकुंड डैम।
जिसकी लंबाई है 4801 मीटर, और भारत के सबसे लंबे डैम का एग्जाम्पल है। इसके अलावा निजाम सागर और हुसैन सागर डैम है ना। हुसैन सागर डैम मूसी नदी पर है, तेलंगाना में है। निजाम सागर डैम मंजीरा नदी पर है, तेलंगाना में। हमारे पास अगला, इस डैम का नाम है हुसैन सागर, जो कि मूसी नदी पर तेलंगाना में है। निजाम सागर जो कि मंजीरा नदी पर है, और ये भी तेलंगाना में है। नागार्जुन सागर डैम आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर पर देखने को मिलता है, नागार्जुन सागर डैम। इसके अलावा हम बात करें मेट्रो डैम, ये कावेरी नदी पर तमिलनाडु में देखने को मिलता है, मेट्रो डैम। मुल्ला पेरियार डैम और इडुक्की डैम, ये दोनों के दोनों पेरियार नदी पर है और केरला में है, जिसमें से मुल्ला पेरियार डैम जो है ये केरल और तमिलनाडु के बीच विवादित है, और इडुक्की डैम भारत का एकमात्र आर्क के आकार का डैम है, आर्क टाइप डैम है। इसके अलावा कर्नाटक में अलमाटी डैम है, जो कि कृष्णा नदी पर है। कौन सा? अलमाटी डैम है, जो कि कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट आता हमारे पास, जहां पर व्यास और सतलज आपस में मिलती है, पंजाब के कपूरथला में, वहां पर एक नहर निकाली गई जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटका में है। यहां पर है शिव समुद्रम परियोजना, यहां पर है कोयना परियोजना। यहीं पर एक परियोजना है जिसका नाम है महाराष्ट्र में जायकावाड़ी परियोजना, और जायकावाड़ी परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है। इसके अलावा दो परियोजना है, पापनासम पापनासम नदी पर, पायकारा पायकारा नदी पर, और ये तमिलनाडु में है, दोनों की दोनों। कहां पर? तमिलनाडु में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना की स्टार्टिंग 1948 में की गई थी दामोदर नदी पर, जिसे दामोदर नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। इसका मॉडल यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना से उठाया गया था, और यह कहां की नदी है? यूएसए की एक रिवर है। आधुनिक भारत के मंदिर, डैम्स को या फिर परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, अब हम बात करते हैं प्लेटू यानी पठारों को लेकर। पठारों को लेकर बात करें तो हमें भारत में मुख्य रूप से मेवाड़ पठार, मालवा पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, शिलोंग पठार, दक्कन प्लेटू, कर्नाटक, तेलंगाना और दंडकारण्य प्लेटू, ये मोस्टली पढ़ने होते हैं। सबसे पहले से स्टार्टिंग करते हैं वो मेवाड़ पठार। मेवाड़ पठार को लेकर बात करें तो अरावली और मालवा पठार के बीच में आता है मेवाड़ का पठार। मेवाड़ के पठार से होकर एक रिवर गुजरती जिसका नाम है बनास नदी, और बनास नदी का ओरिजिन होता अरावली पर्वत के आसपास से, क्योंकि अरावली पर्वत फेमस है किसके लिए? खनिजों के लिए। इसीलिए जो हमारे पास मेवाड़ पठार है ये भी खनिजों के लिए जाना जाता है, जो कि राजस्थान में देखने को मिलता है और मालवा और अरावली पर्वत के बीच है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अगला प्लेटू हमारे पास मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू जो है, ये मालवा प्लेटू हमें देखने को मिलता है, यहां पर अरावली माउंटेन है और यहां पर विंध्याचल माउंटेन है। तो आपसे पूछेगा अरावली और विंध्याचल माउंटेन के बीच में कौन सा प्लेटू है? इसका नाम है हमारे पास मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू जो है काली मिट्टी के लिए फेमस है, इसीलिए मालवा प्लेटू पर कपास का उत्पादन भी होता है। मालवा प्लेटू मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। इससे होकर एक चंबल नदी गुजरती है, और चंबल नदी अवनाली का प्रदन के लिए फेमस है, इसीलिए उसने मालवा प्लेटू को अवनाली का प्रदन के थ्रू गली इरोजन में बदल दिया है, यानी नालियां बना दी हैं, बीहड़ों में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट प्लेटू आता है हमारे पास, वो है बुंदेलखंड प्लेटू। बुंदेलखंड प्लेटू दो हिस्सों में फैला हुआ है, नॉर्थ वाला पार्ट यूपी में है और साउथ वाला पार्ट एमपी में है। ठीक है। बुंदेलखंड प्लेटू को लेकर बात करें तो यहाँ की जो फेमस नदी है वो है वेतवा, केन, टोन्स और सोन नदी यहाँ की फेमस है, और ये भी खनिजों के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश में जो खनिज निकाले जाते हैं वो बेसिकली बस बुंदेलखंड वाले एरिया से ही निकाले जाते हैं, इसीलिए खनिजों के लिए फेमस है। बुंदेलखंड के बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास अगला प्लेटू, इसका नाम है हमारे पास छोटा नागपुर प्लेटू। के बाद आता है इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट प्लेटू आता है जिसका नाम है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के बाद आता है हमारे पास छोटा नागपुर प्लेटू, सॉरी बघेलखंड प्लेटू। बघेलखंड प्लेटू को लेकर बात करें तो बघेलखंड प्लेटू इस तरीके से छोटा नागपुर प्लेटू के बाद फैला हुआ है। इसका जो मुख्य पार्ट है वो हमारे पास एमपी में भी है, यूपी में भी है और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है बघेलखंड प्लेटू। बघेलखंड प्लेटू के अलावा बात करें फिर आता है छोटा नागपुर प्लेटू। अगर छोटा नागपुर प्लेटू को लेकर हम बात करें, किसको लेकर? छोटा नागपुर प्लेटू को लेकर अगर हम बात करें, एक मिनट रुकिएगा, छोटा नागपुर प्लेटू को लेकर अगर हम बात करें, ये रहा छोटा नागपुर प्लेटू। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है। इसका ज्यादातर पार्ट जो है वो झारखंड में है। इससे होकर एक रिवर गुजरती है जिसका नाम है दामोदर रिवर। दामोदर और स्वर्णरेखा नदी यहाँ की फेमस नदी है। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है जमशेदपुर, जिसे हम कहते हैं स्टील सिटी ऑफ इंडिया। यह भारत में बहुत ज्यादा खनिजों के लिए फेमस है, इसलिए इस पठार को कहा जाता है क्या? इस पठार को कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश। क्या कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। इसी छोटा नागपुर प्लेटू में हमें एक जलप्रपात देखने को मिलता है जिसका नाम है हुंड्रू वाटरफॉल, हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास अगला प्लेटू जिसका नाम है शिलोंग प्लेटू।
क्या नाम है? शिलोंग प्लेटू है। अगर हम शिलोंग प्लेटू को लेकर बात करें, ये रहा शिलोंग प्लेटू जो है ये मुख्य रूप से मेघालय में फैला हुआ है। इसी शिलोंग प्लेटू पर गारो खासी जयंती पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, है ना। और ये जो पहाड़ियां हैं इनका आकार कीप के आकार का है, इसीलिए जो मानसून आते हैं, मानसून आने के बाद टकराकर यहाँ पर खूब ठीक ठाक बारिश करते हैं। यही कारण है पूरे विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र मौशिन नाम जो है वो इसी हमें पहाड़ियों पर देखने को मिलता है। ये हमारे पास है शिलोंग प्लेटू। और शिलोंग प्लेटू किसका भाग है? झारखंड की पहाड़ियों का ही पार्ट है। इनके बीच के गैप को कहा जाता है मालदा गैप या फिर गारो खासी गैप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास दक्षिण भारत के प्लेटू। ये प्रायद्वीपीय भारत के प्लेटू भी कहते हैं। सबसे पहले आता है दक्कन प्लेटू। भारत में अगर सबसे ज्यादा कहीं पर काली मिट्टी है वो इसी दक्कन प्लेटू पर है, और दक्कन प्लेटू का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। कर्नाटक प्लेटू का विस्तार कर्नाटका में है। तेलंगाना प्लेटू का विस्तार तेलंगाना में है। और दंडकारण्य प्लेटू जो है, दंडकारण्य प्लेटू, इसका जो विस्तार है वो हमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में देखने को मिलता है। और ये दंडकारण्य प्लेटू जो है वो टिन और तांबे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? टिन और तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है दंडकारण्य का प्लेटू। नेक्स्ट आते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं भारत की जनजातियों को। भारत की जनजातियों को लेकर बात करें तो देखिएगा, एक तरफ से चलते हैं। जैसे सिक्किम में हमें लेपचा और भूटिया जनजातियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हमें असम में देखने को मिलती है मिकिर और रेंगमा जनजातियां। मेघालय में देखने को मिलती है गारो खासी जयंती जनजातियां। इसके अलावा हमें त्रिपुरा में रियांग और त्रिपुरी जनजातियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हमें ये मिजोरम वाला पार्ट है, मिजोरम में हमें हमार, पोर, लुसाई और मिजो देखने को मिलती है। उसके बाद कुकी मणिपुर में देखने को मिलती है। नाग और कोन्याक नागालैंड की जनजातियां हैं। सेहिंगपो, अबोर, डफला, मिरी और मिश्मी ये अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट की पूरी ट्राइब्स होती हैं कंप्लीट। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला। उसके बाद आता है हमारे पास ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक जनजाति जिसका नाम है कवर्धा जनजाति। इसके अलावा झारखंड में जनजातियां हैं मुंडा, संथाल, बिरहोर और हो जनजातियां। ये सारी की सारी झारखंड की ट्राइब्स हैं। इसके अलावा ये है हमारे पास वेस्ट बंगाल, यहां पर है भूमिज और लोधा ट्राइब। ये हमारे पास है उड़ीसा, यहां पर मुआंग, भुइया और अवांग जनजाति, ये उड़ीसा की ट्राइब्स है। उसके बाद नेक्स्ट ट्राइब्स आती है हमारे पास मध्य प्रदेश में कोल, भील, लंबाडा, बैगा और सहरिया, ये मध्य प्रदेश की ट्राइब्स है। इसके अलावा कोली, बंजारा और मूरिया ये गुजरात की ट्राइब्स है। कोली, बंजारा और मूरिया गुजरात की हैं। भारतीय ट्राइब कर्नाटका में रहती है। लंबाडा और बहरूपिया ट्राइब आंध्र प्रदेश की ट्राइब है। कहां की ट्राइब है? आंध्र प्रदेश की ट्राइब है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। मोपिल, नायर, कारद, इरूला और पनियान जनजातियां जो है वो केरला की है। इसके अलावा टोंडा और बड़गा जनजातियां जो है वो तमिलनाडु की हैं। इसके अलावा हमारे पास ये तमिलनाडु की हो गई। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। ओंग, जरवा, सेंटेनलीज, सोम्पेन ये अंडमान निकोबार में निवास करती हैं। बासी ट्राइब जो है वो लक्षद्वीप की ट्राइब है। कौन सी? बासी ट्राइब। नेक्स्ट, इसके अलावा सबसे ज्यादा जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश में है। प्रतिशत में सबसे ज्यादा मिजोरम में पाई जाती है। और किसी भी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। गुजरात को लेकर बात करें तो गुजरात में हमारे पास जनजाति गुज्जर जनजाति गुजरात की, जो कि एक मुस्लिम जनजाति है। राजस्थान में मीणा, गरसिया, कालबेलिया और सहरिया जनजातियां पाई जाती हैं। और मीणा को मत्स्य अवतार के रूप में जाना जाता है। और कालबेलिया जनजाति जो है एक सफेरा जनजाति है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला अगला आता है हमारे पास, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, बक्करवाल, जद्दा और किन्नौर जनजातियां हैं। थारू, भुक्सा, भेटिया और जौनसारी ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में पाई जाती है संयुक्त रूप से। नेक्स्ट आते हैं भारत के द्वीपों को लेकर बात करते हैं। अगर मैं भारत के द्वीपों को लेकर बात करूं तो सबसे पहला द्वीप आता है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप जो है उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में है। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा इसको लेकर बात करें तो इसका नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। और भारत में जितनी भी मिसाइलें हैं वो इसी आइलैंड से छोड़ी जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला अगला है श्रीहरिकोटा आइलैंड। आंध्र प्रदेश के पास है श्रीहरिकोटा आइलैंड और ये बंगाल की खाड़ी में है। इसी पर सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, जहां से हमारे पास उपग्रह भारत में छोड़े जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अपने आप में इंपोर्टेंट है। लक्षद्वीप टोटल 36 आइलैंड का ग्रुप है, जिसमें से रहने योग्य 10 है। ठीक है। अगर लक्षद्वीप को लेकर बात करें तो लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है वो केरल का ही हाई कोर्ट लगता है। यहां पर मलयालम भाषा बोली जाती है। केवल एक द्वीप है मिनिकॉय, इस पर महल भाषा बोली जाती है। इसका निर्माण मूंगा चट्टानों से हुआ है, जिन्हें कहते हैं एटॉल प्रकार की चट्टानें, यानी घोड़े के नाल के आकार की चट्टानें भी कहा जाता है। लक्षद्वीप की राजधानी कारावत्ती है, यह भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा 1 नवंबर को इसको किसमें भारत का
केंद्र शासित प्रदेश इसे घोषित किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट, इसके अलावा इस पर पढ़ने 1 नवंबर 1956 को इसे भारत का केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। इसके अलावा इस पर दो हमें चैनल देखने को मिलते हैं, एक है 8 डिग्री चैनल, एक है 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को अलग करता है मिनी खोय से, जबकि 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप के अन्य द्वीप समूहों को लक्षद्वीप के ही मिनी खोय से अलग करता है। यह है 9 डिग्री चैनल। कौन सा 9 डिग्री चैनल है? ये था लक्षद्वीप। नेक्स्ट बात करते हैं अगला। अगला आता है हमारे पास दीव आइलैंड, है ना, दीव आइलैंड। अगर मैं दीव को लेकर बात करूं, ये आपको दिखेगी नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के मुहाने पर ही ये वाला जो पार्ट है यहां पर आपको दिखेगा दीव आइलैंड। कौन सा दिखेगा? दीव आइलैंड दिखेगा। और ये कहां पर है? ये हमारे पास है गुजरात से लगा हुआ है। इसके अलावा आता है एक जिसका नाम आलियावेट आइलैंड। आलियावेट आइलैंड जो ये भी नर्मदा नदी के मुहाने पर ये भी नर्मदा नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी में है, और ये भारत में पेट्रोलियम के लिए फेमस है आलियावेट आइलैंड। तो दीव कहां पर है? गुजरात से लगा हुआ है, जबकि जो हमारे पास कौन सा है आलियावेट है, ये नर्मदा नदी के मुहाने पर है, अरब सागर की तरफ या फिर खंबात की खाड़ी की तरफ, जो कि पेट्रोलियम के लिए फेमस है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला, इसका नाम है गंगा सागर और न्यू मुरिया आइलैंड। ये आपको दो आइलैंड दिखेंगे, गंगा सागर, न्यू मुरिया आइलैंड। ये जो है ये हुगली नदी के मुहाने पर है। जो गंगा सागर आइलैंड है ये वेस्ट बंगाल के टेरिटरी में आता है, और यहाँ का जो मेला है वेस्ट बंगाल का गंगा सागर मेला, ये पूरे भारत का फेमस मेला, वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा मेला भी है। न्यू मुरे आइलैंड जो है ये निकला था, लेकिन समुद्री तरंगों के भी की वजह से टूट गया, लेकिन ये विवादित रहा था भारत और बांग्लादेश के बीच। तो कभी कभी पूछता न्यू मुरे आइलैंड किन किन के बीच विवादित रहा था? भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित रहा था। नेक्स्ट आता हमारे पास द्वारिका। ये जो आपको दिखेगा द्वारिका, ये है गुजरात से लगा हुआ द्वारिका। इसे कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण की नगरी, द्वारिका आइलैंड को। ठीक है। इसके अलावा आता है हमारे पास खादिया, इसके बाद आता है हमारे पास एलिफेंटा सालसेट द्वीप। जो आपको सालसेट द्वीप है ना, सालसेट द्वीप, इसी पर जो आपको मुंबई देखने को मिलता है ना, मुंबई इसी सालसेट द्वीप से लगा हुआ है मुंबई। तो मुंबई किस आइलैंड का पार्ट है? सालसेट आइलैंड का पार्ट है। सालसेट आइलैंड कहां पर है? तो ये हमारे पास महाराष्ट्र से लगा हुआ है, अरब सागर में। और इसी से लगा हुआ एलिफेंटा द्वीप, ये भी हमारे पास महाराष्ट्र के पास है, और ये भी कहां पर है? ये भी हमें देखने को मिलता है इसी वाले पार्ट में, यानी अरेबियन सी वाले पार्ट में। ठीक है। तो ये हुए हमारे पास कौन से? ये हुए हमारे पास आइलैंड। इसके अलावा एक आता है अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड जो आपको ये वाला हिस्सा दिखेगा, ये वाला पार्ट, ये अंडमान निकोबार आइलैंड है। अंडमान निकोबार जो है टोटल 572 आइलैंड है, जिसमें रहने योग्य जो है वो 38 आइलैंड है। अंडमान निकोबार को लेकर बात करें तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम सैडल पीक है ना, सैडल पीक है, जो कि हमें नॉर्थ अंडमान पर देखने को मिलती है। अंडमान निकोबार की कैपिटल का नाम जो है वो है श्री विजयपुरम, जो कि हमें साउथ अंडमान पर देखने को मिलती है। अंडमान निकोबार जो है अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम, यानी अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने का काम जो है यहां पर एक पास करता है, जिसका क्या नाम है? यहां पर एक पास करता है, आप उसका नाम मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। उसका नाम है 10 डिग्री चैनल, जो कि अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम करता है। भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी का नाम है हमारे पास इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार पर स्थित है। कहां पर? ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ये सारे के सारे पॉइंट आप याद रखेंगे अंडमान निकोबार को लेकर। और ये हमारी क्लास जो है, इसमें मैंने आपको सारे के सारे आइलैंड करा दिए, इसमें सारे के सारी मैंने आपको जनजातियां करा दी, इसमें मैंने आपको डैम्स करा दिए, इसमें मैंने आपको भारत के पड़ोसी देश करा दिए, इसमें मैंने आपको सारे के सारे चैप्टर करा दिए, प्लेटो यानी पठार भी करा दिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक तो प्यारी सी कमेंट चाहिए होगी, और दूसरा आप वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आप खुद कमेंट में बताकर जाएंगे कि आपको कौन कौन से चैप्टर चाहिए। मैं ये कहता हूं इतने कम समय में इससे बेस्ट रिवीजन कुछ नहीं हो सकता आज के टाइम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, सभी को चाहिए।